गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? और आपका स्वागत है गौरी फार्मा के इस प्यारे से चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं एक नई बीमारी के बारे में, जिसका कि आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, हाथ पैर का कांपना। हाथ पैर का कांपना अधिकतर आपने देखा होगा पार्किंसन डिसीज में, जो कि एकदम सही नहीं है। उसमें हम देखते हैं कि जो गर्दन है या शरीर के कुछ हिस्से वैसे हिलते रहते हैं, कपकपाते रहते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली आज हम देख रहे हैं कि हाथ पैरों का कांपना, कि ये हाथ पैर क्यों कांपते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसा है और कौन सी दवाई यूज की जाती है, ये आप देख रहे हो। क्या ये कोई न्यूरो डिसऑर्डर है या फिर जनरली है? तो हम इसी को आज देखने वाले हैं। ये हमारा हाथ, जनरली आप कई बार देखोगे कि हाथ को हम ऐसा स्टेबल करें तो उसमें कपकपाहट सी दिखाई देती है, जो कि एक किसी बीमारी को संकेत की ओर लेके जाती है। और आज हम इसी को देखने वाले हैं। चलो आ जाए, देखते हैं, बात कर लेते हैं हाथ पैर का कांपना, जिसको कि हम बोलते हैं ट्रेमर, हाथ पैर कांपना। तो आ जाते हैं, चिकित्सा की भाषा में इसे ट्रिमर या ट्रम्बलिंग कहते हैं। ट्रिमर या ट्रम्बलिंग का मतलब कि कपकपाहट आ रही हो, और अपने पढ़ते टाइम में जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप खुद से भी इसे चेक कर सकते हो या किसी को देख सकते हो। आप देखोगे कि हाथ को अगर स्टेबल कर दिया जाए तो हल्का सा कपकपाहट उसके अंदर हमें नजर आती है। यह एक अनैच्छिक बीमारी है जिसमें नियंत्रण खो जाता है। अनैच्छिक बीमारी, बीमारी है अगर अनैच्छिक बोल रहे हैं तो एक स्वैच्छिक भी होगी। स्वैच्छिक माने खुद से होने वाली, और अनैच्छिक माने अगर ना चाह रहे फिर भी हो रही है, फिर भी ये होने लगती है। कोई नहीं चाहता कि हमारा ये हाथ कपकपाए, परंतु फिर भी ये क्या होता है, इसमें हाथ कपकपाने लगता है। यह एक तंत्रिका संबंधी विकार है। इसमें ऐच्छिक मांसपेशियां अनैच्छिक मांसपेशियों की तरह काम करती है। जैसे कि अगर हमने अभी बोला था, शुरू में ही देखा था, यहाँ पे बोला था इसको देख के कि क्या ये न्यूरो डिसऑर्डर है। जी हाँ, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी ऐच्छिक यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करे, ऐसी मांसपेशियां एक समय के बाद ऐसे काम करने लगती है हमारे इच्छा के विरुद्ध। तो यहाँ आप देख रहे हो। आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं सिम्टम्स क्या है इसके वाले। सिम्टम्स पे आते हैं। कपकपी होना, उंगलियों का कांपना, जैसे कि हाथ में कपकपी आएंगी, कभी कभी उंगलियों में कपकपाहट आती है। पैरों का कांपना, पैर कैसे हम स्टेबल खड़े हैं तो कांपने लगेंगे। बोलते समय कांपना, लिखते समय कांपना, वस्तु को पकड़ने में समस्या होना। इतनी कपकपाहट ऐसी आने लगती है कि कई बार तो हम वस्तुओं को भी अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं। आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं बीमारी का कारण क्या है, क्यों आती है। यह बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकती है, यानी कि अनुवांशिक बीमारी हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है कि न्यूरॉन्स जो अपनी एक्टिविटी को प्रॉपरली करते हैं, उस करने के सिस्टम में कुछ हल्की सी गड़बड़ी आ गई हो। पार्किंसन डिसीज, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि हर एक कप का पार्ट पार्किंसन डिसीज नहीं हो सकती, लेकिन हाँ पार्किंसन डिसीज आ गई हो तो भी ये हो सकता है। ब्रेन इंजरी, अगर दिमाग में चोट लग गई हो, या लीवर किडनी फेल्यूर, अगर लीवर किडनी फेल हो चुकी हो तब भी ऐसा हो सकता है। एंजाइटी के टाइम भी ऐसा होता है, चिंता तनाव अगर हो रहा हो शरीर में ज्यादा, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ आगे चल लेते हैं। ओल्ड एज, अधिक उम्र होने पर इसका आना स्वाभाविक है। कारण क्या होता है कि जो हमारी मसल्स के साथ जो हमारी नर्व होती है, ये धीमे धीमे कमजोर होने लगती है, जिसके कारण स्टेबिलिटी आने में थोड़ी समस्या होती है। मेडिकल साइड इफेक्ट, कई बार दवाइयों का भी दुष्प्रभाव हो सकता है, जिसके कारण ऐसी स्थिति बन सकती है। आगे चलते हैं, देखते हैं निदान की डायग्नोसिस करें क्या होता है। हमें सबसे पहले पेशेंट जो है उसकी मेडिकल हिस्ट्री निकालनी चाहिए। पेशेंट से पूछना चाहिए क्या इसके पहले भी ऐसी स्थिति हुई है, क्या आप बीमार थे। साथ में हमें सिटी स्कैन करवाना चाहिए, मस्तिष्क का सिटी स्कैन। मस्तिष्क का सिटी स्कैन करवाने से हमें ये पता चलता है कहीं कोई ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं हो गई है, या ब्रेन की कोई नर्व तो डैमेज नहीं हो गई है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके। फिजिकल एग्जामिनेशन, भौतिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण में उसके जो बॉडी पार्ट कांप रहा है उसको हम थोड़ा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और साथ में ड्राइंग टेस्ट। ड्राइंग टेस्ट में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसे हम ड्राइंग बनाने बोलते हैं, क्योंकि अगर उसका हाथ कांप रहा हो तो ड्राइंग प्रॉपर वे में नहीं बन पाती, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसी कैलकुलेशन लगाते हैं कि ये जो हमारा डिसऑर्डर है ये कहां तक के पहुंच चुका है, किस लेवल पे जा चुका है। आगे चल लेते हैं, बात करें ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजिकल थेरेपी। तो आ जाते हैं ये जो तीन थेरेपीज थी, इन थेरेपीज से हम कैसे क्या ट्रीटमेंट करेंगे। यहां लेते हैं सबसे पहला, इलाज की ओर चल रहे थे। तो इलाज में जो टेबलेट यूज होनी थी
इस टेबलेट में हम चल रहे हैं यहाँ पर, जब दवाइयों की ओर आ गए हैं तो यह टेबलेट अगर बात कर लेते हैं प्राइमिडॉन टेबलेट, प्राइमिडॉन के पास आते हैं, प्राइमिडॉन 100 रखी हुई है यहाँ पे। प्राइमिडॉन टेबलेट की बात कर लो, यह टेबलेट मस्तिष्क की हाइपर इलेक्ट्रिकल गतिविधि को कम करती है, यानी कि जो सिग्नल प्रॉपर्टी है और सिग्नल प्रॉपर्टी में जो इलेक्ट्रिकल हाइपर इलेक्ट्रिकल गतिविधि हो रही हो उसको ये क्या करती है, मैनेज करने का काम करती है। डोज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट 100 से 200 मिलीग्राम तक एक दिन में दिया जाता है, वो भी 2 बार बेडी डोज इसका बनता है। आगे चल लेते हैं और एक दवाई की बात करते हैं जो है कि अल्प्राजोलम। ये अल्प्राजोलम क्या है भाई, इसको पढ़ते हैं। यदि रोगी तनाव में है, इफ द पेशेंट इज अंडर स्ट्रेस एंड दिस इज has rise due to stress then this medicine is used। यदि रोगी तनाव में है और यह रोग तनाव के कारण उत्पन्न हुआ है तो इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, साथ में बात कर लो, जो अल्प्राजोलम एंटी डिप्रेसिव ड्रग है, ये क्या करेगी, एंजाइटी को कम करने में हमारी मदद करेंगी, और जैसे एंजाइटी कम होगी पेशेंट को राहत मिलेंगी, और राहत मिलेंगी तो उसकी जो मसल्स है वो रिलैक्स होंगी, और रिलैक्स होने से इसे काफी जल्दी आराम करने की इच्छा होती है और नींद आती है। यह चिंता विरोधी दवा है जो चिंता को कम करती है। दिस इज एंटी एंजाइटी मेडिसिन दैट रिड्यूस द एंजाइटी। और इसका जो स्टैंडर्ड डोज है, जो पेशेंट है, स्टैंडर्ड डोज की अगर मैं बात करूं अल्प्राजोलम की, तो 0.25 से 1.0 मिलीग्राम अकॉर्डिंग टू पेशेंट वो दिन में 2 बार दे सकते हैं। अच्छा, मैं आप सभी से एक बात बता दूं कि ये जो हमारे वीडियोस बनते जा रहे हैं और जो आप इससे देख रहे हो, देखने वाले भाइयों से बहनों से सबसे निवेदन है कि ये पूरे वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाए जाते हैं, ना कि खुद का घर पे ट्रीटमेंट करने के लिए। तो आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार से इसे घर पे यूज ना करें। अभी ही एक सुनने में आया था, किसी ने अपना खुद का ही ऑपरेशन कर लिया यूट्यूब पे वीडियो देख के, तो सावधान रहिए। ये तो सिर्फ उन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है जो मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उन्हें काफी आसानी हो समझने में। तो किसी प्रकार का घर पे प्रयोग ना करें। जो भी प्रॉब्लम होती है अपने डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस करने के बाद आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और एक डोज सेट करेंगे, वो आवश्यक है, ना कि हम वीडियो देखकर ही कुछ भी फैसले ले लें। आगे चल लेते हैं, एक नई दवा के बारे में बात कर लेते हैं, मिट्राज 15 मिट्राजेपिन टैबलेट। मिट्राजेपिन टैबलेट की अगर मैं बात कर लूं, दिस इज आल्सो एंटी एंजाइटी मेडिसिन। यह भी एक चिंता निवारक दवा है। यह टैबलेट गंभीर चिंता की स्थिति में उपयोग की जाती है, जब कोई बहुत ही हाइपर एंजाइटी की ओर बढ़ गया है तब जाके ये मिट्राजेपिन टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सामान्य मात्रा 15 से 45 मिलीग्राम प्रतिदिन है, परंतु मरीज को कितनी दवाई देना है यह मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। आप सभी लोग जान रहे होंगे कि कॉमन बात बार बार निकल के आती है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन। जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है कि कोई भी दवाई मरीज की आवश्यकता अनुसार ही उसे देना चाहिए, ना कि कम और ज्यादा। आगे की ओर चल लेते हैं, देख लेते हैं हम यहाँ पर पहुंचे, मिट्राजेपिन को देखा, हम यहाँ पर समझे। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, और ये जो हमारी एक बीमारी थी इसके बारे में भी आप समझे हो कि हर एक चीज का अपना पार्किंसन नहीं हो सकता है, उसे क्या हो सकता है, ट्रिमर भी हो सकता है। तो इसी प्रकार बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और इसके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो ठीक है, इसी प्रकार मिलते हैं डबल एनर्जी के साथ।